स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल। इसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेगी और एंजाइम्स को यूज़ करेगी फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्ट और प्रोसेस यूज़फुल टू ह्यूमन्स। अब यहाँ पर कुछ एक पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उसके लिए कौन सी पहले ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इसमें है पहले क्या था, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते थे माइक्रोस, अब कैसे यूज़ होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जिसमें कुछ जीन वगैरह में मॉडिफिकेशन करके इनको हम यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन पहले स्मॉल स्केल पे होती थी, अब लार्ज स्केल पे होती है। एग्जांपल में कर्ड, ब्रेड, वाइन ये आ गए। अब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह। और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिजम्स, जैसे ऑर्गेनिज्म के सेल ले लिया, कोई भी उसका पार्ट ले लिया, और मॉलिक्यूलर एनालॉग, ताकि हम क्या प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें क्या है, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होगी। अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसमें और क्या होगा, हम जीन को सिंथेसाइज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे आज, और इसके अकॉर्डिंग अब आजकल क्या डीएनए वैक्सीन्स भी डेवलप की जाती हैं, ताकि कोई भी डिफेक्टिव जीन हो उसको हम करेक्ट कर सकें। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन सी प्रिंसिपल है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसमें हम एक तरह की टेक्निक है जो कि अल्टर करेगी, चेंज करेगी केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ताकि हम इंट्रोड्यूस कर सके होस्ट ऑर्गेनिज्म में और उसकी फिनोटाइप में चेंज कर सके। फिर है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें क्या है, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन रखनी होती है टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। मान लो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, औरों को तो स्ट्राइल कर देते हैं और जिसकी हमने ग्रोथ करवानी होती है उसको फर्टाइल रहने देते हैं। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेंगे, वैक्सीन यूज़ कर लेंगे, एंजाइम्स यूज़ कर लेंगे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करेंगे, जीन क्लोनिंग करेंगे और जीन को ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्लोनिंग क्या है, ये एक एबिलिटी है टू मल्टीप्लाई copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli। क्लोनिंग का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दो। अब यहाँ पर हम E. coli के अंदर करेंगे जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होगा। फिर एडवांटेज क्या है बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी टेक्निक के से बढ़कर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करेगा, इसकी वजह से वेरिएशन आएगी, अलग अलग जेनेटिक सेटअप कंबाइन होगा। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, ये प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में यूज़ की जाएगी। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्या करेगा, हम इसके अकॉर्डिंग जीन है उसको पहले आइसोलेट करेंगे, फिर उसको डिज़ायरेबल जीन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको हम टारगेट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके डिसएडवांटेज ये है कि कोई वेरिएशन नहीं होगा और ये हार्मफुल भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म के लिए और पॉपुलेशन के लिए भी। और क्या होगा, इसमें कई बार क्या होता है, अनडिज़ायरेबल जीन भी डिज़ायरेबल जीन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है 3 बेसिक स्टेप है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने में यूज़ होते हैं। पहले क्या है, हम डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, डिज़ायरेबल जीन होगा। फिर उसको हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या करेगा, इंट्रोड्यूस डीएनए को मेंटेन करके रखेंगे होस्ट के अंदर और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उसकी प्रोजेनी के अंदर। अब कुछ एक टूल्स है जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब आरडीटी में यूज़ होती है। उसमें कुछ एक एंजाइम है, वेक्टर्स और कंपोनेंट होस्ट सेल है। एंजाइम में क्या है जो यूज़ होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये है न्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। न्यूक्लियस में क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, क्लीव करेगा। उसके 2 टाइप है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करेगा, एंड से कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर रिकग्निशन सीक्वेंस। अब 1963 में 2 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फेज इन ई कोलाई।
वो आइसोलेट किए गए थे। मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या मोलिकुलर सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम और क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। मिथाइलेज ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा। क्या करेगा ये, मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज। क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट करेगा। अब यहाँ पर मैंने बोला था जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये क्या है, अगर हम 5 to 3 प्राइम रीड करें या फिर 3 to 5 प्राइम रीड करें तो सीक्वेंस क्या होगी, सेम होगी। एंजाइम, एंजाइम में क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस आइसोलेट किए गए 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब जैसे इको R1 हमारे पास एंजाइम है, इसके नोमेनक्लेचर कैसे है, ई से जीनस एस्चेरिचिया, कोलाई स्पीसीज है, स्ट्रेन क्या है RY13, आई क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई किया गया था वो था हिंद सेकंड। कौन सा था, हिंद सेकंड। 5 साल बाद रिकॉग्नाइज किसने किया, 6 बेस पेयर सीक्वेंस किसके द्वारा, स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर 1972। अब जो स्टेनली चौहान और हर्बर्ट बोयर है इसको क्या बोल, इन्होंने क्या किया था, हिंद सेकंड की 6 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया था। अब जो कोहलबर्ग है उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो इसमें क्या किया, एंजाइम क्या करेगा, कट लगाएगा और इको R1 से यहाँ पे डीएनए लिया है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या फॉरेन डीएनए है, यहाँ से हमने क्या किया, कट किया है। अब ये जो कट लगाएंगे ये दोनों क्या होंगे, स्टिकी कट होंगे। क्या होंगे, स्टिकी कट होंगे। अब बाद में क्या है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनको ज्वाइन कर देगा। ज्वाइनिंग के लिए कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज। और हमारे पास ये लास्ट में क्या आ गया, रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया। अब इसके फंक्शन क्या है, एक तो डीएनए सीक्वेंस उसकी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस उसको बाइंड करेगा, 2 स्ट्रैंड है उसको स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगा और स्टिकी एंड ओवर हैंगिंग स्ट्रेच इनको छोड़ देगा। ओवर हैंगिंग मतलब कि एक साइड से ये अटैच नहीं है, किसी के साथ पेयर अप नहीं है। लाइगेज का काम हमें पता है, ये क्या करेगा, जो स्टिकी एंड यहाँ पर क्रिएट हुए थे उनको क्या करेगा, ये जोड़ देगा। लाइगेज क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। और जो स्टिकी एंड आपस में ज्वाइन हुए हैं वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही उसके थ्रू ज्वाइन होंगे। ये क्या करेगा। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। ये क्या है, एक टाइप के व्हीकल है, जो व्हीकल का काम क्या होगा, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। इसी तरह जो व्हीकल है वेक्टर, ये क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये क्या करेंगे, इजीली लिंक करेंगे फॉरेन डीएनए को और रिकम्बिनेंट को सिलेक्शन में भी यूज़ किए जाएंगे। अब फीचर्स क्या है इसके, इसमें एक तो क्या होगा, ओराई होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या करेगा, कॉपी नंबर है उसको कंट्रोल करके रखेगा। ये प्रेफर्ड किया जाएगा विच स्पॉट हाई कॉपी नंबर। फिर है सिलेक्टेबल मार्कर, ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको सिलेक्ट करने में यूज़ किया जाएगा। नॉर्मली क्या है, जो जीन एनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जैसे एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, ये कंसीडर किए जाते हैं यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। नॉर्मल इकोलाई जो है सेल डोंट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। फिर क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट, ये वेक्टर के अंदर ही होती है और मोर देन 1 रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी वेक्टर के अंदर, तो क्या होगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट जनरेट होंगे। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट वो रेस्ट्रिक्शन साइट तक लेके जाया जाएगा इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, जो पीस ऑफ फॉरेन डीएनए है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा होस्ट बैक्टीरियम के अंदर। किसके अंदर, होस्ट बैक्टीरियम। अब ये 2 टाइप का, जैसे ही फॉरेन डीएनए, मान लो ये क्या है, फॉरेन डीएनए है और इस जीन के अंदर हमने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसकी वजह से या तो क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, या फिर क्या होगा, हाइपोथेसिस मतलब कि इंसर्शन ऑफ जीएनए एट BAM-H1 साइट इन टेट्रासाइक्लिन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेंट अवेलेबल नहीं होगा ऑब्टेन्ड इन एंटीबायोटिक लैकिंग अगार मीडियम।
बट दे डोंट ग्रो ऑन एंटीबायोटिक रिच मीडियम। जहाँ पर एंटीबायोटिक्स होगी वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या पता लगेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो क्या होगा, दो टाइप। ट्रांसफॉर्मेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो दो टाइप का, एक तो नॉन रिकम्बिनेंट और एक रिकम्बिनेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या है, ये इसने वेक्टर डीएनए को नहीं लिया, ट्रांसफॉर्मेंट में क्या ले लिया, वेक्टर डीएनए को ले लिया। अब ये अगेन दो टाइप है, एक तो रिकम्बिनेंट और एक नॉन रिकम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट दैट टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसने क्या लिया, रिकम्बिनेंट डीएनए को लिया। और एक को कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए चला गया हो। रोग क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड है, ये कोड फॉर द प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मिड एज डीएनए। इसमें क्या है, प्लाज्मिड एज डीएनए, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और ये कहाँ पर, जैसे बैक्टीरिया है, इसका एक तो क्या है, इसका खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो कि साइटोप्लाज्म में, और एक इसके अलावा क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ये प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। ये इंडिपेंडेंट है कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए पे, ये मतलब कि ऑटोनॉमसली, मतलब खुद की मशीनरी होती है इसके पास। 1 और 2 कॉपीज़ भी हो सकती है, या फिर 15 to 100 कॉपीज़ भी पर सेल हो सकती है। दूसरे क्लोनिंग वेक्टर क्या है, जैसे कि PBR32, इसको यूज़ किया जाता है, इसमें प्लोटिंग वगैरह यूज़ की जाती है। अब इसका जो डिसएडवांटेज है, इसको ओवरकम करने के लिए उस अलग अलग इसके अल्टरनेटिव यूज़ किए जाते हैं, जो कि रिपोर्टर एंजाइम की तरह यूज़ किए जाएंगे। हैज़ बीन डेवलप्ड which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenetic substance। क्रोमा मतलब किससे हो गया, कलर से हो गया। क्रोमा का मतलब ही यहाँ पर क्या है, कलर से रिलेटेड है। कलर के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रिकम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकम्बिनेंट। अब जैसे कि ये है लैक जेड जीन,